तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वागत है आपका। ज्योतिष वेद का निर्मल नेत्र है, प्रकाश फैला देता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। अर्थात धर्ममय आचरण हो, धर्म पूर्वक ही अर्थ कमाया जाए, और जब अर्थ धर्ममय होता है तो कामनाओं की प्राप्ति भी हमको उसी अच्छे ढंग से होती है, और अच्छे ढंग से कामनाओं की प्राप्ति करने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। ये सनातन धर्म की उद्घोषणा है। ज्योतिष होता क्या है? क्या ज्योतिष अंधविश्वास है? क्या ज्योतिष एक विज्ञान है, या ज्योतिष मनोविज्ञान है, या ज्योतिष परामनोविज्ञान है? अगर सचमुच में तुम्हें कहूं तो जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, अध्यात्म की सीमाएं, ज्योतिष की सीमाएं शुरू होती हैं। ज्योतिष काल का शास्त्र है, समय का ज्ञान है। इसमें हैं 27 नक्षत्र, इसमें हैं नवग्रह, इसमें तिथियां हैं, योग हैं, करण हैं। ज्योतिष के इतने रहस्य जो हमारे जीवन में हर प्रकार के अंधविश्वासों को दूर कर देते हैं, हमारे भीतर एक ऐसा विश्वास पैदा करते हैं, ऐसी चेतना जागृत कर देते हैं कि संसार के सारे रहस्य स्पष्ट खुल जाते हैं। और तो और हमें अपने बारे में भी पता चलता है, पूर्व जन्मों में हम कहां छोड़ आए थे अपने कर्मों को। और तो कोई शास्त्र है नहीं जो हमें बताए, न फिजिक्स बता सकती है, न केमिस्ट्री, ना कृषि विज्ञान, ना कोई कला का विज्ञान, ना कोई डॉक्टरी का या वैद्य का विज्ञान बता सकता है। कोई विज्ञान नहीं है सिवाय ज्योतिष के। तभी तो इसको वेद का छठा अंग कहते हैं, इसको वेदांग ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष का अर्थ है जो तुम्हें ज्योतिर्मय कर दे। वेद का वचन याद दिला दूं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। लेकिन ज्योतिष कैसे बताएगा ये सारी बातें? आइए तो तुम्हारे लिए मेष लगन से लेके मीन लगन तक क्या क्या ग्रहों के प्रभाव होंगे, कौन कौन सी राशियों में कैसे कैसे हमारे परिवार के सदस्यों के स्वभाव होंगे, उनका आयु पक्ष कैसा होगा, वो देखने में कैसे होंगे, उनके माता पिता कैसे होंगे, संतान होगी या नहीं, विवाह कब होगा, बीमारियां कौन कौन सी तंग कर सकती हैं, और शत्रु बाधाओं से कैसे हम अपने आप को बचाएं, बीमारियों से कैसे हम बचाएं, हमारा भाग्य कहां काम करेगा, कौन हमारे लिए लकी होगा, कौन सा नंबर, कौन सा कलर, कौन सा दिन, कौन से वस्त्र, कौन सी राशि का व्यक्ति मेरा मित्र हो सकता है, कौन शत्रु हो सकता है, किससे रहना है सावधान, नौकरी करनी है या व्यवसाय, और पार्टनरशिप कैसी रहेगी, क्या मेरा जन्म पार्टनरशिप में काम करने के लिए सफल हो सकता है, और जो प्रॉपर्टी मैं खरीदने जा रहा हूं कहीं गलत जगह रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं मेरी सालों की कमाई गलत जगह तो रुपया नहीं लग जाएगा। आपकी जन्मपत्री आपके अतीत, आपका वर्तमान और आपका फ्यूचर सब बता देती है।
आइए, आपका स्वागत है। जी हां, मेष लगन, आपके सामने एक जन्म पत्री का डायग्राम, और इसमें सबसे पहला खाना जिसमें 1 नंबर लिखा है, ये क्या होता है? 1 नंबर का अर्थ है कि ये मेष राशि, मेष लगन, लगन का अर्थ होता है लगा हुआ, अर्थात जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही थी? तो जिन व्यक्तियों का मेष लगन है, जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री के पहले खाने के अंदर, स्क्वायर के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उनकी लगन की जो पहली राशि है वो मेष, इसे कहते हैं मेष लगन। इसका स्वामी होता है मंगल। अब इसमें एक बहुत से सीक्रेट छुपे हुए हैं। इससे पहले मैं आपको इस गहरी विद्या के बारे में परिचय दूं, एक परिचय और दे दूं, ताकि फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, यह हुआ जन्म। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जब कोई आत्मा शरीर धारण करती है, तो मां के गर्भ में लगभग 9 महीने रहती है। उसके बाद जब वो संसार में आती है, उसका नाड़ू काटा जाता है, तो बच्चा चीखता है, रोता है, इसे कहते हैं बच्चे का जन्म हो गया। तो जन्म के वक्त पूर्व दिशा में जौन सी राशि होती है, उसी को नंबर 1 में लिख देते हैं, पहले खाने में उस राशि को लिख देते हैं। मान लीजिए उस वक्त वृषभ राशि होगी तो हम यहां 2 लिखेंगे। अगर पूर्व की ओर मीन राशि उदय हो रही होगी तो हम यहां 12 नंबर लिख देंगे। 1 नंबर का अर्थ यह हुआ कि इस व्यक्ति का जन्म हुआ, अर्थात यह जन्म स्थान। जन्म के वक्त उसका शरीर कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, वो पहले खाने से पता चलेगा। अब पहला खाना यदि जन्म का हो गया, तो उस जन्म लेते हुए बच्चे को दूध चाहिए, खाना चाहिए। अब पैदा हुआ बच्चा खाना तो नहीं खा सकता ना, क्या करेगा? मां का दूध पिएगा। तो दूध पीना, खाना, भोजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यानी बच्चा और मां एक छोटा सा परिवार हुआ, तो ये जो दूसरा खाना है, ये भोजन का हो गया। अगर ये व्यक्ति का जन्म है तो ये भोजन का हो गया। दूध पीता है ना बच्चा, तो ये वाला जो खाना हुआ, ये भोजन से संबंधित हो गया। ना बढ़ेगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये यहां से लेके घूमता हुआ बच्चा अपने मोक्ष स्थान तक यात्रा करेगा। पहला स्थान यदि जन्म है, तो दूसरा स्थान भोजन और प्रारंभिक विद्या का, समझ लो 4वीं 5वीं क्लास तक की विद्या का। अब 5वीं क्लास का बच्चा होगा तो 9-10 साल का तो हो ही गया। धीरे धीरे पराक्रम उसका कैसे देखेंगे? तीसरा घर पराक्रम का। हम कहेंगे बच्चा अब तुम पढ़ो लिखो और थोड़ी कसरत भी करो, थोड़े शरीर का भी ध्यान रखो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर भी जाओ, थोड़ा टहलो, थोड़ा दोस्त बनाओ। तीसरा घर पराक्रम का, मित्रों के साथ घूमने फिरने का हो गया। समझे? आसान है ना? अगर ये जन्म है और ये भोजन के साथ प्रारंभिक एजुकेशन, तो तीसरा घर मित्रों का हो गया, घूमने फिरने का हो गया, पराक्रम का हो गया। अब अगर ये भाई बहनों का है तो चौथा घर इमोशंस का है। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसके अंदर दुख सुख की अनुभूतियां आने लगी। ये चौथा घर मां का भी है, मां का प्यार भी उसे मिलने लगा और थोड़ा मैच्योर होने लगा। चौथे घर से ये सारी बातें देखी जाती हैं। और यहां बौद्धिक रूप से तुम्हें बुद्धिमान बनना है, तुम्हें इंटरव्यूज देने हैं और इंटरव्यू में सफल होना बहुत जरूरी है। तो ये पंचम भाव उसी बात से देखा जाता है। अब 5 भाव तक तुमने क्या देखा? शरीर का जन्म हो गया, उसने माता पिता से भोजन भी लिया, संस्कार भी लिए, यार दोस्त और मित्रों का भी उससे सहचर्य मिला, उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ा। यहाँ आके जनता के बीच में उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं फलाने का बेटा हूँ, वो मेरे डैडी है, वो मेरे ममा हैं। यहाँ माँ से आपने और एजुकेशन प्राप्त करी, ज्ञान प्राप्त किया। तो छठा घर विपत्तियों का। विपत्तियों का सामना कैसे करोगे? दुश्मनों का सामना कैसे करोगे? तुम खेलने जाओगे, कोई तुम्हें ललकार के कहे या हिम्मत है तो करके दिखाओ, तो तुम्हारे अंदर एक करेज की जरूरत है, एक बल की जरूरत है, एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत है। ये छठे घर से, इसलिए यहाँ से रोग भी हैं, बीमारियां भी हैं, शत्रु भी हैं। ये सारी बातें छठे घर से देखेंगे। अब हमने देखा कि ये बच्चा तो काफी इंटेलिजेंट हो गया है,
पढ़ा लिखा भी है, सुंदर भी है, सारी बातें हैं, माता पिता का इसको प्यार भी है, भाई बहनों का भी इसके पास बल है, क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। एजुकेशन भी इसके पास आ गई, विपत्तियों से लड़ने की और सही निर्णय लेने की क्षमता भी इसमें विकसित हो गई है। छठे घर ने यह सिखा दिया। अगर ये वाला घर पार कर लिया तो सातवें घर से हम उसे देते हैं, चलो मैरिज कर दी जाए। सातवां घर विवाह का है, दूसरे कुल से रिश्ता जोड़ने का है। आप इस कुल में पढ़े, माता पिता के घर में सम्मान पाया, अब दूसरी लड़की विवाह के बाद जो दूसरी बहू घर में आती है तो उनके माता पिता भी तुम्हारे माता पिता हैं, अब आपको और भी ज्यादा अनुभव हो गया। अब कितना ही अनुभव प्राप्त कर लो, पति पत्नी के संबंध कितने ही मधुर हो, ध्यान रहे जब तक आयु ना हो। कहते हैं ना पत्री में ले आते वक्त क्या कहते हैं, भाई देखो इसकी आयु भी है कि नहीं। अगर आयु ही नहीं होगी तो क्या फायदा जीने का। इसलिए अगला घर आयु का है कि क्या ये सारे सुख भोग पाएगा, वो आठवें घर से देखते हैं। ये आयु का स्थान हो गया। इसके लॉन्गेविटी कैसी है, मध्यम आयु है कि दीर्घ आयु है, अकाल मृत्यु तो नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह की तो बात नहीं है, ये इस घर से देख लिया जाता है। और ये भी पार कर लिया तो फिर हम देखते हैं ये बच्चा धर्म से कितना जुड़ा हुआ है, संस्कारी है कि नहीं, आस्तिक है या नास्तिक, अपने बड़ों की बातें मानता है या नहीं, अपने माता पिता दादा परदादा के जो संस्कार हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसका इसके ऊपर कितना प्रभाव है, वो 9th हाउस से पता चलता है। ये धर्म का भाव हो गया। अब जब धर्म तक की बातें आ गई तो हम कहते हैं अब चलो अब इसको कर्म क्षेत्र में डाल दो। भाई ये इसको या तो नौकरी करवाओ या इससे व्यापार कराओ, ना इसे अच्छा बुद्धिमान है, सारी इसको समर्थ आ गई है। तो 10th हाउस कर्म क्षेत्र हो गया। ये क्या करेगा, वो क्या वो नौकरी करेगा या उसे व्यापार करना है, ये 10th हाउस बताता है, इसलिए इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। इसलिए ये 11वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोर्स ऑफ इनकम का है कि हमारी इनकम कितनी होगी। और जब हमने सारे सुख भोग लिए तो 12वां भाव जो है ये किस चीज का है, मोक्ष का। सारे सुख पा लिए, अब यहां तुम वृद्ध हो गए। और फिर आखिर में ये आखिरी भाव यानी व्यक्ति जब मृत्यु को उपलब्ध होता है तो उसकी मृत्यु कैसी होगी, दुखदाई होगी कि सुखदाई। ये सारी चीजें आपने देखा, ये 12 खानों में कितना राज छुपा हुआ है। आइए अब हम एक एक करके लग्न से चर्चा करते हैं कि मेष लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं या अशुभ। मेष लग्न के अंदर समझने की बात मैं बहुत छोटे छोटे सूत्रों में कहूंगा बातें, लेकिन गहरी होंगी। यदि तुमने ईमानदारी से ठीक से सुना और देखा तो तुम्हें सब आसान हो जाएगा ज्योतिष सीखना। अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि। क्यों? क्योंकि इन दोनों राशियों का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल सेनापति है, मंगल साहसी है, मंगल करेज है, मंगल फोर्स है, मंगल विपत्ति में बहादुरी से लड़ने का एक नाम है। तो जिसका मेष लगन है वो बहादुर होंगे। मार्स के कैरेक्टर्स उस व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं। इस नवग्रहों में मंगल का स्थान, उसके हाथ में तलवार है, युद्ध करने को आतुर है, रेडी टू फाइट। लेकिन किसके लिए? गरीबों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए। और विपत्ति के समय हमेशा जब कभी किसी व्यक्ति के अंदर आवेश आ जाए, समझ लेना मंगल का आवेश आया है। तो जिनका मेष लगन है वो थोड़े से दबंग होते हैं, बहादुर होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। उन्हें पुलिस या मिलिट्री में नौकरी करना बड़ा अच्छा लगता है। उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, जिसमें फोर्स हो, बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है, दंड बैठक लगाना अच्छा लगता है, जिम में जाना अच्छा लगता है, उन्हें शरीर का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, वो बॉडी बनाते हैं। जी हां, मेष लगन ये सब बातें बताता है। अब अगर मेष लगन में मंगल, इस राशि का स्वामी मंगल, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी तो मंगल होता है। अब यदि मंगल
इसका लगन का और 8वें घर का स्वामी, तो ये घर लगन का आयु का हो गया, रूप का हो गया, चेहरे का हो गया, और ये आयु का हो गया। इसका अर्थ ये हुआ जिसका मेष लगन है उसका मंगल आयु का दाता है। अब अगर ये मंगल छठे 12वें घर में पाप प्रभाव में आ जाए, पाप प्रभाव किसे कहते हैं? राहु, केतु, शनि, ये प्लैनेट पापी हैं, क्रूर हैं, तो आयु को खतरा होता है। हमेशा याद रखो, राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल, ये 5 ग्रह क्रूर हैं। क्योंकि मंगल लगन है तो मंगल अपने घर को तो हानि पहुंचाएगा नहीं। इसलिए मंगल लगन वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए, मंगल अगर बलवान होगा, अब बलवान अगर 10th हाउस में होगा तो उच्च का होगा, तो मंगल बलवान हो गया। मंगल यदि 5वें राशि में या 9वीं राशि में हो, यानी सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो, तो भी बलवान है। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के अधिपति मित्र होते हैं, दे आर दी फ्रेंड्स। ऑलवेज रिमेंबर, इसके अंदर एक 4 तो स्क्वायर हैं, हर जन्म पत्री में 4 स्क्वायर होते हैं और 8 ट्रायंगुलर्स होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एसेंडेंट यानी जो पहला घर होगा उसकी दोस्ती 5th और 9वें घर से हमेशा होगी, ऐसा पराशर ऋषि कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 नंबर जिसका होगा, मेष राशि जिसकी होगी या मेष लगन जो होगा, उसका सूर्य और गुरु दोस्त है। तो यदि लगन का स्वामी 5वें घर में, 5th हाउस में या 9वें घर में आ जाए तो शुभ है, मित्रों के घर में गए हैं। यदि सूर्य के घर में आएगा, इसका स्वामी सूर्य है, तो मंगल और सूर्य दोस्त, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, और 9 नंबर क्या हुआ? जुपिटर, गुरु, द टीचर। तो यू आर गेटिंग ए ब्लेसिंग्स फ्रॉम द टीचर। If the Lord of Ascendant goes to the 5th house, it means the Mars is having a blessings from king, from higher authorities. उसे राजा, मंत्री, IAS, IPS ऑफिसर, क्योंकि सूर्य तो राजा है ना। जितने भी IAS, IPS या और ऊंचे पद प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, वो सब सन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टीचर किसी भी विषय का टीचर हो सकता है। तो मंगल जब 5वें राशि में आएगा और इधर आएगा तो उसे ब्लेसिंग मिलेगी। अर्थात मंगल 5म भाव और 9म भाव में शुभ होता है। अब ये मंगल आपने देखा यहां पर तो शुभ हो गया, लेकिन ये मंगल 6ठे घर में आ जाए, ये मंगल 8वें घर में आ जाए या 12वें घर में आ जाए, और इसे राहु केतु शनि, राहु केतु शनि पाप ग्रह देखें, तो व्यक्ति की आयु पे खतरा होने लगता है। क्योंकि यहां पर मंगल आयु के 2 घरों का रिप्रेजेंटेटिव बन गया है। समझे? जब भी कोई प्लैनेट 2 घरों का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो दोनों पे असर होता है, अच्छा हो या बुरा। ये बात मंगल प्लैनेट वाली, मंगल लगन की अभी हम जारी रखेंगे, और भी सीक्रेट आपको बताने। तो आपने देखा कि मेष लगन में क्या क्या देखा आपने, कि लग्नेश और अष्टमेश होकर मंगल आयु का कारक है, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर पत्नी का, विवाह का, धन का कारक है, बुध पराक्रम का, रोगों का, कष्टों का कारक है, 4था घर हृदय का, भावनाओं का, 5म भाव बुद्धि का, प्रोफेशनल नॉलेज का, और 8वां घर आयु का, 9वां घर धर्म का और पिता का, 10वां घर कर्म क्षेत्र का या व्यापार करने का, 11वां घर सोर्स ऑफ इनकम का या जो हमें मंथली इनकम होगी, और ये 12वां घर मुक्ति का। आखिर में व्यक्ति थक के अपने जीवन को समाप्ति की ओर बढ़ता है, तो ये जीवन का अंत है। अगर ये आरंभ है तो ये अंत है। मेष लगन वालों के लिए ये एक संक्षिप्त व्याख्या, आशा है आपको इससे लाभ पहुंचा होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं।
For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m., BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.